हेलो स्टूडेंट्स, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के भूगोल के इस क्लास में मैं डॉक्टर ए.के. शुक्ला आपका स्वागत करता हूं और साथ ही आशा करता हूं कि अभी तक जो क्लासेस हुए हैं वो आपने बहुत ढंग से पढ़े होंगे और अपना आगे की जो स्टडी है वो अपने सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट कर दी होगी। ठीक है, साथ ही ये है कि आप रीजनल स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वर्ड रेफरेंस में आप रीजनल स्टडी का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में डेली आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो वर्ड रीजनल स्टडी से रिलेटेड होगा, यानी वर्ड के रीजन से स्टार्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको एक बार फर्स्ट क्लास में बताया था कि भूगोल की परिभाषा के अंतर्गत कि भूगोल स्थानों का दर्शन है। तो स्थानों का दर्शन से मतलब यही है कि हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशली हम लोग इस समय फिजिकल का लिथोस्फीयर पढ़ रहे हैं, तो लिथोस्फीयर में बहुत सारे ऐसी लोकेशन आएंगी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये लोकेशन वर्ल्ड में कहाँ पे क्या है, क्या इंपॉर्टेंस रखती है और वर्ल्ड में कहाँ पे है। स्पेशली जो कॉन्टिनेंट्स हैं एंड ओशंस हैं, कॉन्टिनेंट्स में भी क्या उनका नॉर्थ पार्ट, साउथ कंडीशन क्या है, ईस्टर्न पार्ट क्या है, वेस्टर्न क्या है, इसी तरीके से महासागरीय स्थिति, महासागरों की क्या स्थितियाँ हैं, तो उनके बारे में हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें आएंगी, उनको आपको विशेष ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपका रिवीजन नहीं होगा, आपका पढ़ा हुआ पहले से नहीं होगा, तो जो मैं टॉपिक बताऊँगा उस समय आपको वो रीजन क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रीजनल स्टडी ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो उसको आप रिवीजन स्टार्ट कर दें, स्पेशल जो वर्ड रेफरेंस में। ठीक है, तो वर्ड का, विश्व का जो प्रादेशिक भूगोल है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक, कॉन्टिनेंट वाइज। और बाकी का जो लास्ट क्लासेस की जो क्वेरीज थी, मैंने कोशिश की है कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स की, वहीं पे उनको दूर किया है, और फिर भी कोई अगर हो तो आप दोबारा से उसको कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक हम कुछ नया करेंगे। लास्ट आपने देखा कि भूगोल की जो इंट्रोडक्शन है वो हम लोग कर चुके हैं, उसका पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। अब हाँ, एक बात और, पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास हमने लास्ट टर्न पे किया था, उस भूगर्भिक इतिहास को भी आप रिवीजन करेंगे डेली, क्योंकि वो भूगर्भिक इतिहास भी डेली हमारे साथ किसी न किसी काल के रूप में साथ में होगा। एंशिएंट टू मॉडर्न हम लोगों ने उस दिन किया था, उसमें कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम थी, वो मैंने दूर कर दी है, और बाकी का हम लोग आगे, अगर आज टाइम बचता है तो मैं इसको एक बार रिवाइज करा दूंगा। तो आज हम फिर नेक्स्ट अपना नया स्टार्ट करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ या अर्थ्स इंटीरियर। ठीक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये उठता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम भूगोल में रखें या भूगर्भ शास्त्र में रखें। सबसे पहली समस्या यही उठती है, क्योंकि भूगोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि पृथ्वी की सतह से, स्पेशली हम सतह के बारे में बात करते हैं कि पृथ्वी की स्थलाकृतियाँ हैं या उसका जो लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, उन सब के बारे में हम बात करते हैं। हमने पृथ्वी की अंतर्तम के बारे में बात नहीं की थी भूगोल की परिभाषा के अंतर्गत। ठीक, तो आज हमें क्या पढ़ना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो उसमें हमें सबसे पहला सवाल यही है कि भूगर्भ शास्त्र में रखें या भूगोल में रखें। ठीक है, तो है तो ये भूगर्भ शास्त्र का ही अंग, लेकिन भूगोल में हम इसे क्यों पढ़ते हैं, तो भूगोल में पढ़ने के लिए का जो कारण है वो ये है कि पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या पृथ्वी का जो अंतरतम है या पृथ्वी की जो आंतरिक स्थितियां हैं, आंतरिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति का परिणाम ही हमें सतह पर दिखाई देता है। पृथ्वी के अंतरतम में क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं, क्या हलचल हो रही हैं, उन सारी हलचल का जो परिणाम है वो हमें स्थलमंडल पे या पृथ्वी की सतह पर या क्रस्ट पर दिखाई देता है। इसलिए हमें पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको पढ़ना जरूरी होता है, या हम सदे हुए शब्दों में कह सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल का स्वरूप पृथ्वी की आंतरिक अवस्था और संरचना का परिणाम होता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं हैं वो लगातार क्या करती हैं, भूदृश्यों को आकार देती हैं। इस बात का मतलब समझ में आया? अभी कहा कि जो बहिर्जात और अंतर्जात प्रक्रियाएं हैं वो भूदृश्यों को लगातार आकार प्रदान करती हैं। ठीक, तो मैंने आपको एक बार बताया था कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, इंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो इंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का जो
जो क्रियाकलाप कह सकते हैं या जो उनकी मैकेनिज्म है, उनका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमें स्थलाकृतियों के रूप में सतह पर या सरफेस पर दिखाई देता है। ठीक, तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को चलो अभी हम थोड़ा साइड कर देते हैं। हम बात पृथ्वी के अंतरतम की या आंतरिक संरचना की कर रहे हैं। तो अंतरतम में क्या है? इंडोजेनेटिक फोर्स, आंतरिक क्रियाएं, अंतर्जात बल। तो वो अंतर्जात बल पृथ्वी की सतह के अंदर हलचल करते हैं, पृथ्वी की सतह के अंदर अपनी क्रियाएं करते हैं, और उन्हीं क्रियाओं का परिणाम हमें पृथ्वी के क्रस्ट पर या सतह पर दिखाई देता है, कभी पर्वत के रूप में, कभी ज्वालामुखी के लावा के रूप में, कभी भूकंपीय घटनाओं के रूप में, कभी भूस्खलन के रूप में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? इनका सबका जो पूरा प्रोसेसिंग, जो कंट्रोलिंग है, वो कहाँ हो रही है? पृथ्वी के अंतरतम में हो रही है, पृथ्वी के सतह के अंदर हो रही है। इसलिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना जरूरी है, उसका अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, वरना हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हम जो लिथोस्फीयर पढ़ रहे हैं, लिथोस्फीयर में जो सारा स्थलमंडल या स्थलाकृतियाँ तैयार हो रही हैं, वो सब स्थलाकृतियाँ एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के परिणाम स्वरूप ही हमें दिखाई देती हैं। तो अब एक प्रश्न, अगला प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी के अंतरतम में का पता कैसे लगाएं? भाई सतह पर जो स्थलाकृतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, वो आप उनको देख रहे हैं कि पर्वत है, पठार है, मैदान है, या और विभिन्न प्रकार के, या द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी के उच्चावच रिलीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अंतरतम को हम कैसे जानेंगे? वहाँ तो हम जा नहीं सकते, वहाँ जाना असंभव है। तो वहाँ के बारे में हमें जो कुछ अप्रत्यक्ष साधनों के द्वारा ही हम उसके बारे में जान सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि माइनिंग, बोरहोल्स माइनिंग, ठीक है, खनन के द्वारा। जैसे दक्षिण अफ्रीका में जो सोने की खानें हैं, वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। ठीक, अब देखिए 1 मिनट आपको रोकूंगा। दक्षिण अफ्रीका की बात आई। दक्षिण अफ्रीका क्या है? हमारे रीजनल स्टडी का एक पार्ट। ठीक है, अब दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका, तो यहाँ पे नए बच्चों के लिए थोड़ा सा, जिन बच्चों ने भूगोल पढ़ा है पहले से, उनको तो एक नॉर्मल सी बात लगेगी, लेकिन जो नए बच्चे हैं, जिनको बिल्कुल भी कॉन्टिनेंट्स के बारे में नहीं पता है, कंट्रीज़ के बारे में नहीं पता, वो थोड़ा सा ध्यान इन चीज़ों का रखेंगे कि अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में क्या अंतर है। तो यहाँ मैंने बात की आपको दक्षिण अफ्रीका की, यानी साउथ अफ्रीका की सोने की खानों की बात। तो सोने की खान वहाँ पे 3 से 4 किलोमीटर तक गहराई में है, इससे ज़्यादा गहराई पे जाना संभव नहीं हो पाया तापमान की अधिकता के कारण। अच्छा, दूसरा है कि विश्व स्तर पर बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं ड्रिलिंग की। जैसे कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वैज्ञानिक इस पे लगातार काम कर रहे हैं कि पृथ्वी के जो अंतरतम है, जो उसकी आंतरिक संरचना है, उसके बारे में नवीन से नवीन जानकारियाँ उपलब्ध की जाएँ, उपलब्ध कराई जाएँ। तो उस संदर्भ में वैज्ञानिक लगातार कार्य कर रहे हैं। तो उसी उसमें एक गहरे समुद्र प्रबोधन योजना, जिसको हम कह देते हैं डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ड्रिलिंग मीन्स ड्रिल करना, जैसे ड्रिल करते हैं कहीं, तो उसी टाइप से दूसरा है इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो आज तक जो सबसे बड़ा, जो सबसे गहरा ड्रिल किया गया है, वो आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र के अंतर्गत किया गया है, जो 12 किलोमीटर गहरा है लगभग। ठीक है, अभी देखिए मैंने दूसरा आपको टर्म, दूसरा एक रीजन बोला, आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर भी आपको, अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आर्कटिक महासागर, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि आर्कटिक महासागर कहाँ है। तो आर्कटिक महासागर की लोकेशन आप देख सकते हैं। आर्कटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर की स्थिति ये वाली। तो आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में ये चीज़ें आई हुई हैं 1-2 बार। आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में जो सबसे गहरा ड्रिल आज तक किया गया है, वो लगभग 12 किलोमीटर गहरा है। तो इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए, उनका अध्ययन करने के बाद या अध्ययन करते हुए हम कह सकते हैं एक तरीका निकाला पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ने के लिए। उसके 3 माध्यम बताए। एक माध्यम बताया अप्राकृतिक साधन, जिसको हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल सोर्स। दूसरा, विभिन्न विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपने कुछ सिद्धांत दिए, उनके साक्ष्यों के आधार पे। और तीसरा हमारा है जो प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, तो आप इसमें एक फ्लो चार्ट यहाँ पे बना सकते हैं चीज़ों को। कुछ पहले तो मैं आपको यही टॉपिक का नाम लिख दूँ यहाँ, पृथ्वी की
आंतरिक संरचना। कुछ स्टूडेंट्स की उस दिन हिंदी इंग्लिश को लेके भी प्रॉब्लम थी, कुछ ये भी बोल रहे थे कि छोटा लिखा है, दिख नहीं रहा है। आज मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया। और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ या आंतरिक संरचना या अंतरतम या अर्थ इंटीरियर। ठीक है, तो अब इसको हम पता कर, इसको जो सरफेस के अंदर क्या है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कैसे उसकी संरचना क्या है। एक बात और, पृथ्वी की सतह को, पृथ्वी के सतह का अध्ययन या पृथ्वी का अध्ययन करने पे कुछ ये निष्कर्ष निकल के आया कि विभिन्न उसमें परतें पाई जाती हैं। तो वो सारी चीज़ों का जो स्टडी करने के लिए हमें कुछ माध्यम मिले, तो वो माध्यम हमारे पास क्या क्या हैं। आप इस तरह से एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऐसे लिख दीजिए, और इसके बाद फिर इसको आप यहाँ पे 3 पार्ट बना सकते हैं। एक लिखेंगे अप्राकृतिक साधन, ठीक है, आर्टिफिशियल सोर्सेस। दूसरा आप लिखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य। और तीसरा है प्राकृतिक साधन। यहाँ पे आप लिख देंगे नेचुरल सोर्सेस। ठीक है, जिनमें से पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित यानी एविडेंसेस, वो वाले एविडेंसेस जिनके बारे में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बात की थी। विभिन्न विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति को अलग अलग तरीके से बताया है, और अलग अलग उसमें तत्व और गैसेज और सारी स्टेट्स बताई हैं। तो उनके आधार पर हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा बहुत निष्कर्ष निकाल पाए। तो इसमें जो हमारा रोल रहा, इसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं घनत्व और दबाव, और तीसरा तापमान। ठीक है, डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, ये पहले तो हमें याद रखना है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको जानने के लिए हमें 3 माध्यम मिले, जिनमें से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं रहा। अप्राकृतिक साधन, प्राकृतिक साधन। इस प्राकृतिक साधन में क्या हो सकता है? ज्वालामुखी उद्गार, वॉल्केनिक इरप्शंस, और दूसरा भूकंपीय आधार, भूकंपीय तरंगे, सीस्मिक वेव्स। या भूकंप विज्ञान भी कर सकते हैं आप, इसको भूकंप विज्ञान कर दें, भूकंप विज्ञान। यहाँ पे सीस्मोलॉजी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इस चीज़ को देखिए, अप्राकृतिक साधन और प्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन में आपने लिखा डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर।
घनत्व, दबाव और तापमान। अब आप देखिए कि पृथ्वी, अभी मैंने 2 मिनट पहले ही आपको बताया था कि पृथ्वी की जब हमने इसको स्टडी किया तो डिफरेंट उसमें लेयर्स या उसमें विभिन्न परतें हमें दिखाई दी। तो आप देखिए कि घनत्व, दबाव और तापमान, इन सब चीज़ों का जब हमने अध्ययन किया तो हमने ये देखा कि पृथ्वी की सतह से अंदर जाने पर, ठीक है, अंदर जाने का मतलब पृथ्वी की सतह से उसकी किसी भी गहराई पर जाने पर क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। घनत्व में भी चेंज हो रहा है, दबाव में भी चेंज हो रहा है, तापमान में भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब एक चेंज क्या हो रहा है, चेंज तीनों में, घनत्व पृथ्वी की सतह से किसी गहराई पर, पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाने में क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। इसके क्या सिद्ध होता है, जब पृथ्वी की सतह पर से गहराई पे जाने पे घनत्व में अंतर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो पृथ्वी का अंतरतम है वो यूनिफॉर्म नहीं है। वहाँ पे जो चट्टानों की स्थिति है, चट्टानों का कंपोजिशन है, संगठन है, वो एक जैसा नहीं है। अगर एक जैसा होता तो घनत्व में कोई अंतर नहीं आता। उसी प्रकार दबाव में देखा जाए तो दबाव में भी वृद्धि होती है, तापमान में देखा जाए तो तापमान में भी वृद्धि होती है। घनत्व में हम आगे निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि पृथ्वी की 3 लेयर होंगी, अभी डिटेल में बताऊंगा क्या। तो घनत्व में हम देखते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं घनत्व लगातार बढ़ता चला जाता है। तो पृथ्वी के स्टार्टिंग जो फर्स्ट लेयर है उसमें 3 रहता है, 3 आप कह सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगले वाले में 5 और उससे अगले वाले में काफ़ी बड़े बड़े पार्ट हैं, तो 10 से 13 तक हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये किस आधार पे कहा गया कि चट्टानों की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी में परिवर्तन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी का जो अंतरतम है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान नहीं है, वहाँ पर चट्टानों में विषमता पाई जा रही है। इसका मतलब पृथ्वी के अंतरतम में का जो विन्यास है वो डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट यानी गहराई के अनुसार बदल रहा है। इसी तरीके से दबाव की भी स्थिति है। तापमान में भी यही है कि पृथ्वी की सतह के अंदर किसी गहराई पर जाने पर क्या होता है कि स्टार्टिंग में लगभग 8 किलोमीटर गहराई तक हम जब जाते हैं तो वहाँ तापमान 32 मीटर प्रति 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। और उससे ज़्यादा गहराई पे जब जाते हैं तो तापमान में क्या होता है, वृद्धि तो होती है लेकिन उसके वृद्धि होने की जो दर है उसमें कमी आ जाती है। मतलब समझ में आया कि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन 8 किलोमीटर तक तो ये होता है कि हर एक 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा और गहराई पे जब जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने की जो रेट है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर तो बढ़ता है लेकिन उसकी जो रेट है वो थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन टोटली हम ये कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो अब आप देखिए जो प्राकृतिक हमारे पास सोर्सेज थे उनसे हमने डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर के आधार पर देखा कि इसमें वृद्धि हो रही है या ये आप कह सकते हैं कि ये बदल रहा है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है वो एक जैसी नहीं है, उसमें भी कुछ चेंजेज हैं। हमारे पास अगला जो साधन है वो है प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन में आप देखिए ज्वालामुखी उद्गार, वॉल्केनिक इरप्शंस और भूकंप विज्ञान या सीस्मोलॉजी। तो पहले हम ज्वालामुखी उद्गार की बात कर लेते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार में अब आप देखिए कि ज्वालामुखी क्रिया होती है। ज्वालामुखी क्रिया में जो भूगर्भ का तप्त मैग्मा है वो लावा के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है, लिक्विडिफाइड स्टेट में होता है या सेमी सॉलिड आप कह सकते हैं होता है। तो अब आप देखिए कि चट्टानी जो क्रस्ट का पार्ट है जिस पे हम लोग रहते हैं वो तो हमें ठोस दिखाई देता है, सॉलिड दिखाई देता है, लेकिन जो लावा निकलता है वो हमें लिक्विडिफाइड स्टेट में निकलता है। और वो कहाँ से निकल रहा है, पृथ्वी की आंतरिक सतह से निकल रहा है, आंतरिक भाग से निकल रहा है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है या आंतरिक भाग है उस आंतरिक भाग में कहीं ना कहीं ऐसा है कि तापमान की अधिकता है और जिसके कारण जो रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं वो पिघली हुई अवस्था में, तरलावस्था में पाई जाती हैं और वही तरलावस्था का मैग्मा जो है वो लावा के रूप में बाहर आ जाता है। तो इससे हमें ये एक इंडिकेशन मिला कि पृथ्वी के जो अंतरतम है वहाँ पर एक स्थिति ऐसी भी है कि वहाँ पर जो चट्टानें हैं वो तरलावस्था में प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब अगला भूकंप विज्ञान, सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी को करने के लिए हमारे पास एक तरीका ये है कि जो भूकंपीय लहरें होती हैं
भूकंपीय लहरें मोस्ट दो प्रकार की PS यानी प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और एक सरफेस वेव्स जिनको हम एल वेव्स भी कहते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सारी, बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी भूकंप के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे हमें फिर इसमें पढ़ना है। तो बस आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि P वेव्स क्या हैं, वो ठोस में चलती हैं और उनकी गति काफ़ी तीव्र होती है। जो S वेव्स हैं उनको हम वो सेकेंडरी वेव्स, P वेव्स प्राइमरी वेव्स प्राथमिक तरंगे, और जो सेकेंडरी वो S वेव्स होती हैं वो उनकी प्रॉपर्टी क्या है, तरलावस्था में विलुप्त हो जाती हैं, वो नहीं वहाँ पे चल पाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। और तीसरी जो सरफेस वेव जिनको हम एल वेव्स कहते हैं, एल वेव्स का क्या है, एल वेव्स की गति तो कम होती है लेकिन बहुत प्रचंड होती हैं, विनाशकारी होती हैं। तो ये चीज़ हमें, जो पृथ्वी का अंतरतम है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है, उसमें भूकंपीय तरंगों को प्रवेश कराया गया और उनको सीस्मोग्राफ पे उनका अंकन देखा या उनको स्टडी किया। सीस्मोग्राफ मीन्स जहाँ पर ऐसा एक यंत्र जिस पर हम भूकंपीय तरंगों की गति का अध्ययन करते हैं, भूकंपीय तरंगों का एक हम कह सकते हैं कि उनका मार्ग को हम के अध्ययन करते हैं, वो क्या होता है, सीस्मोग्राफ होता है। उस पर हम पृथ्वी की जो अंतरतम है, पृथ्वी का जो इंटरनल पार्ट है, वहाँ पर भूकंपीय तरंगों को भेजा गया और उनके जो सीस्मोग्राफ पे उनको देखा गया, तो उससे पता चला कि पृथ्वी का अंतरतम किस प्रकार का है। ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे मैं साथ साथ कहना चाहूँगा आपसे कि तापमान लगातार अंदर जाते समय, पृथ्वी की गहराई में जाते समय बढ़ता जा रहा है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पृथ्वी के अंतरतम, ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी आगे भी, कि पृथ्वी के अंतरतम का जो तापमान है उसका क्या रोल है। तो वहाँ पर ऊर्जा का क्या मतलब है, ऊर्जा कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है। तो पृथ्वी के अंतरतम में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रेजेंस के कारण क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी ऊर्जा का प्रवाह पृथ्वी की गहराई से बाहर की ओर होता है। ठीक है। वो ऊर्जा बहुत सारा काम करती है, बहुत सारा रोल प्ले करती है ये एंडोजेनेटिक एक्टिविटीज़ में, या जो सरफेस पे जो क्रियाएं, जो सतह पर जो स्थलखंड दिखाई देते हैं उनके बनने और बिगड़ने में। ठीक, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे पास क्या स्रोत हो सकता है। अगला स्रोत गुरुत्वाकर्षण की बात अगर हम करें तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम देख लेते हैं पृथ्वी की सतह पर कहाँ कहाँ किस प्रकार का है, उससे भी हम काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों का के बारे में जान पाते हैं। एक माध्यम है उल्कापिंडों का। अब आप लोग कहेंगे उल्कापिंडों का तो इंटरनल पार्ट से कोई मतलब नहीं है। इंटरनल पार्ट से मतलब इनडायरेक्टली है। सोलर सिस्टम जब बना, सौरमंडल जब बना, तभी पृथ्वी बनी और उसी समय उल्का बने। तो उल्कापिंड पृथ्वी पर अक्सर गिरते रहते हैं। तो उन उल्कापिंडों की जो चट्टानें हैं, कुछ उन चट्टानों से भी हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त हो पाता है। तो ये बहुत सारे तरीके ऐसे थे जिन तरीक़ों के आधार पे हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में कोशिश की पता लगाने की कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। ठीक है। एक बात और समझ लीजिए, स्थलमंडल। स्थलमंडल का अक्सर नाम आएगा, स्थलमंडल की बात हम लोग कर ही रहे हैं। तो स्थलमंडल पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वहाँ से लेके 200 किलोमीटर गहराई तक का जो भाग होता है उसको हम स्थलमंडल कहते हैं। ये आप कहीं एक बॉक्स में या कहीं भी लिख के इसको रख लीजिए कि स्थलमंडल क्या है। स्थलमंडल की गहराई कहाँ तक है, वो 0 से लेके, या जो सरफेस है, सरफेस से लेके 200 किलोमीटर तक की गहराई का जो भाग आता है वो स्थलमंडल के अंतर्गत आता है। अब इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकाले गए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना या उसका इंटरनल पार्ट किस प्रकार का है। तो एक विद्वान थे जिनका नाम था एडवर्ड सोएस। ठीक है, सोएस, उसको सोएस भी लिख देते हैं। एडवर्ड सोएस। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसका रोल बहुत है, आगे हर जगह आपके काम आएगा। जब भी हम इंटरनल पार्ट की बात करेंगे या क्रस्ट या पृथ्वी की संरचना की, आंतरिक संरचना की बात करेंगे, तो ये हमारे पास पहली सीढ़ी होती है उसको समझने के लिए। इन्होंने पृथ्वी की परतों को 3 परतें बताई। सबसे अंदर का भाग, फिर उससे बाहर का भाग, फिर सबसे बाहर का भाग। ठीक है। और इसके नाम क्या क्या दिए इन्होंने? नाम दिया सियाल, सियाल या सियाल परत। अब ये सियाल परत का क्या मतलब है?
सियाल मीन्स सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ये इसको आप केमिकल कंपोजिशन भी कह सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम यहाँ पर इसका ये केमिकल कंपोजिशन भी, रासायनिक संगठन भी कह सकते हैं। केमिकल कंपोजिशन क्या है कि इन्होंने पृथ्वी की लेयर्स को स्टडी किया, पृथ्वी के रॉक्स को स्टडी किया, और रॉक्स को स्टडी करने के बाद ये बताया कि जो सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी भाग है, वो बाहरी भाग किसका बना है? सिलिका, सिलिकेट और एल्यूमिनियम का बना है। सियाल परत, जिसको सियाल परत कहा गया। आगे जो टॉपिक आएंगे उनमें सियाल, सीमा, नीफे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ से आए। तो ये केमिकल कंपोजिशन की बात हम जब कर रहे हैं तो उस केमिकल कंपोजिशन में सियाल परत, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, यानी सबसे बाहरी परत जो है पृथ्वी की, उस परत में सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन इस टाइप से भी आए, पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करें, पूरी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? तो वो लोहा होता है, ये ध्यान रखें। और अगर क्रस्ट की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद दूसरा इन्होंने जो बताया, सियाल, सीमा, सेकंड सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। इसका मतलब कि जो सबसे बाहरी सतह के बाद वाली जो सतह आती है, परत आती है, वो परत किसकी बनी हुई है? सिलिका और मैग्नीशियम की। किसने बताया? एडवर्ड सोइस ने बताया। ठीक, किसके द्वारा किसके अंतर्गत बताया? रासायनिक केमिकल कंपोजिशन के अंतर्गत बताया। केमिकल कंपोजिशन, पहली परत सियाल, दूसरी परत सीमा और तीसरी परत नीफे। इनको आप सिंपली सियाल, सीमा और नीफे। नीफे निकिल प्लस फेरियम, निकिल प्लस फेरियम, यानी इसमें जो अंतरतम है, जो सबसे अंदर वाला भाग है, उसको इन्होंने बताया कि ये निकिल और फेरियम का बना हुआ है, यानी इसमें लोहे की अधिकता है, लोहा इसमें मिलता है। तो पहली परत जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम, दूसरी परत जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम, तीसरी परत जिसमें निकिल और फेरियम। ठीक है, तो ये आपको देखना है। तो जो उसकी आंतरिक संरचना के बारे में जो पहला निष्कर्ष हमने केमिकल कंपोजिशन के आधार पर निकाला है, वो किसने दिया? एडवर्ड सोइस ने दिया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है। सियाल प्लस सियाल से और सीमा और नीफे। सियाल में सिलिका प्लस एल्यूमिनियम जो सबसे बाहरी परत, दूसरा सिलिका प्लस मैग्नीशियम जो मध्यवर्ती परत, और तीसरा सिलिका प्लस निकिल प्लस फेरियम जो सबसे आंतरिक परत है, सबसे अंदर का हिस्सा है। तो एक ये हुआ। अच्छा, इसमें भी आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अभी मैंने आपको पहला बताया, तो आप यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिर एक फ्लो चार्ट इस टाइप से बना लेंगे जिसमें आप पहला लिखेंगे केमिकल कंपोजिशन, अब दूसरा बता रहा हूँ। दूसरा क्या है? दूसरा हम सीस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगों के आधार पे निकाला। ये सिर्फ नाम इसमें याद रखना है, बाकी इसका डिटेल नहीं करना है। डिटेल जो लास्ट वाला आएगा उसका हमें करना है, लास्ट वाले का डिटेल वो इम्पोर्टेंट है, वो सारा ध्यान से करना है। इसमें एक एक लाइन के क्वेश्चन बनते हैं, वो सीधे सीधे आपको जवाब उसके मिल जाएंगे। दूसरा क्या है? वो हमने वो भूकंपीय तरंगों के आधार पर बनाया, जिसको हमने क्या कहा गया? सबसे पहला स्थलमंडल, स्थलमंडल आप इसको लिथोस्फीयर, दूसरा बनाया पायरोस्फीयर,
और तीसरा बनाया इसमें बैरिस्फीयर। ये सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। पहला आपने केमिकल कंपोजिशन के आधार पे बनाया, दूसरा आपने भूकंपीय तरंगों के आधार पे बनाया, जिसमें आपने नाम लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ आप कर सकते हैं पहला केमिकल कंपोजिशन, दूसरा भूकंपीय तरंगों के आधार पे, और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं अभिनव मत या रिसेंट व्यूज़। अभिनव मत, अभिनव मत, रिसेंट व्यूज़। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है वो ये अभिनव मत के बारे में पढ़ना है। ये अभिनव मत क्या है? इस अभिनव मत के अनुसार जो नाम निकल के आते हैं वो आते हैं आपके क्रस्ट, इसको पहले हिंदी में चाहो लिख लो, क्रस्ट जिसको हम भूपर्पटी कहते हैं, दूसरा मेंटल, और तीसरा क्रोड। क्रस्ट, मेंटल और ये कोर। ये हमें अब ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा, इन्हीं के बारे में हमें पूरा डिटेल स्टडी आगे करनी है। ठीक है, तो फिलहाल ये क्या निकल कर आया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्राकृतिक, अप्राकृतिक और विभिन्न तरीक़ों से जो उसका अंतरतम है उसको जानने का प्रयास किया, और उस प्रयास में हमें क्या सफलता मिली कि हमने केमिकल कंपोजिशन के द्वारा एक स्ट्रक्चर निकाला जिसमें हमने 3 परतें बनाई, जिसको सियाल, सीमा और नीफे कहा, जिसको एडवर्ड सोइस ने दिया। दूसरा भूकंपीय तरंगों के आधार पर निकाला, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरिस्फीयर। तीसरा अभिनव मत, जिसको रिसेंट व्यूज़ भी कहते हैं, के अनुसार भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये मुझे लगता है आप लोगों ने लिख लिया होगा, बना लिया होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए। और केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक, संगठन, जिसमें आप लिख दें सियाल, सियाल परत, सीमा और नीफे। क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया, इस टाइप से आप बनाते चलेंगे। ठीक है, अब आगे चलें। आगे हमने अभी बात की अभिनव मत। अभिनव मत का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। ठीक है, भूभौतिकी और भूगणित का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसके द्वारा ये तीनों परतें बताई गई, डिसाइड की गई, उनके बारे में डिटेल स्टडी आपको कराया जा रहा है। वो कहाँ से निकला? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी
एंड जियोफिजिक्स, ये आपको ध्यान रखना है, इससे बहुत आता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडसी एंड जियोफिजिक्स, IUGG, ये आपको ध्यान रखना है। इसके द्वारा ये व्यूज़ निकल कर आए कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है। वो 3 भागों में बटी हुई है, जिसको भूकंपीय तरंगों के आधार, भूकंपीय तरंगों का जो परिभ्रमण पथ है, भूकंपीय तरंगों को जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश कराया गया तब उनका जो परिक्रमा मार्ग था, उस मार्ग को स्टडी करने के बाद, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद, वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद इस रिसर्च को कंप्लीट किया गया। और पृथ्वी की 3 परतें आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिनका नाम भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड़। पृथ्वी की सतह पर आप देख सकते हैं, पृथ्वी की सतह, ये पृथ्वी आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी खोखली नहीं है अंदर, और यहाँ से इसके अंदर तक का यानी केंद्र तक की बात हो रही है। ये इसकी सरफेस है और इसका ये केंद्रीय भाग है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 1/4 पार्ट यहाँ से बाहर निकाल दें और 1 बाई 1 ऐसे लेयर्स बना दें, ठीक। या हम इसको पूरे को भी कर सकते हैं, पूरा भाग, एक लेयर ये, दूसरी लेयर ये, तीसरी 1 2 3 क्रिस्ट मेंटल कोर हो जाएगा, ठीक। तो अभी बताते हैं कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे भी आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे फिर एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर, और ब्रैकेट में लिख दीजिए रीसेंट व्यूज, ठीक है। अब इस टाइप से कर लीजिए। पहला क्या लिखेंगे, भूपर्पटी, या क्रस्ट। हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा है आज मैंने, बड़ी समस्याएं रहती हैं, किसी को हिंदी की किसी को अंग्रेजी की, इसलिए दोनों भाषाओं में लिखा है। अब उम्मीद करता हूँ कि सबको सब समझ में आ रहा होगा, किसी को छोटा बड़ा की दिक्कत भी नहीं होगी, बड़ा बड़ा लिखा है आज। भूपर्पटी, क्रस्ट, इसको भी अगर हम और तोड़ेंगे तो इसके भी 2 टुकड़े बन जाते हैं, एक अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ठीक है। ऊपरी परत, ऊपरी क्रस्ट, या भूपर्पटी लिख दें आप, और यहाँ निचली परत, अपर क्रस्ट, और यहाँ लोअर क्रस्ट। ठीक है। लेकिन ये जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट वाला जो पार्ट है, इसमें बहुत कम जो असमानताएं हैं वो काफ़ी कम है, तो इसलिए हम इनको एक बस भूपर्पटी के नाम से ही कह देते हैं, भूपर्पटी। बाकी अपर और लोअर बहुत स्पेशल केस में ही कहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें भी अपर और लोअर होता है। यहाँ मेंटल, इसको भी हम 2 भागों में कर लेते हैं, अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल कर सकते हैं आप इसको,
और ये वाला निचला मेंटल या लोअर मेंटल। ठीक है, उसके बाद लास्ट इसको यहाँ आप क्या लिखेंगे, अंतरतम या क्रोड़ या कोर। कोर। और इसमें भी क्या है, ये भी दो हैं, बाह्य कोर, बाह्य क्रोड़, आउटर कोर, और ये आंतरिक कोर। इनर कोर। देखिए अब एक इसका स्वरूप निकल के आ गया सामने कि टोटल हमने जितना भी तरीके से इसको स्टडी किया था, 3 पार्ट मैंने आपको इससे पहले बताए थे, केमिकल विद्वानों के द्वारा साक्ष्य और वो जो नहीं केमिकल कंपोजिशन और भूकंपीय लहरों के आधार पर रीसेंट व्यूज़। अब हम रीसेंट व्यूज़ को डिटेल स्टडी कर रहे हैं। रीसेंट व्यूज़ में आप देखेंगे सबसे पहला पृथ्वी की 3 भाग बताए, यहाँ पे आप एक बार और समझ लीजिए। अभी तक हम सियाल सीमा नीफे पढ़ रहे थे, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरिस्फीयर पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रस्ट मेंटल कोर। अब हम हमेशा यही पढ़ेंगे, क्रस्ट मेंटल कोर, क्योंकि ये सर्वमान्य सत्य है। क्रस्ट मेंटल कोर, पृथ्वी की जो परतें हैं वो 3 परतें पाई गई हैं, जिनके नाम क्रमशः भूपर्पटी पर यानी सतह से पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पर भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड़ होता है, या क्रस्ट, मेंटल और कोर होता है। क्रस्ट, मेंटल और कोर होता है। तो यहाँ आप देख लीजिए, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है, क्रोड़। इनके भी 2 भाग, अपर और लोअर, यहाँ भी अपर और लोअर, और इसको भी आउटर और इनर। ठीक, तो ये सब क्या भूकंपीय तरंगों के द्वारा ये सब निकल कर आया है। कैसे क्या, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम अब पढ़ लेते हैं। क्रस्ट पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है सतह का, और आप इसको थोड़ा सा एक और देख लीजिए। ये पृथ्वी का अगर केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक का भाग हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, और हम इसको इस फॉर्म में भी सॉफ्ट टी के आकार में भी बना सकते हैं, जिसमें ये पृथ्वी का केंद्र हो गया, ये पृथ्वी की सतह हो गई, और इस सतह में हम 3 भाग इसके कर सकते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब तो समझ में आ रहा होगा। ये पूरी पृथ्वी पर सतह पर आप खड़े हैं, सतह के अंदर सबसे ऊपर वाला भाग, फिर उसके अंदर वाला भाग, फिर उस सबसे अंदर वाला भाग। तो सबसे अंदर, उसके बाहर, सबसे बाहर, सबसे अंदर, उसके बाहर, सबसे बाहर, या आप सतह से अंदर की तरफ जाते हैं तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। ऑर्डर समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि किस गहराई तक कौन सा भाग मिलता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो जो क्रस्ट है हमारा, वो सबसे ऊपरी भाग है, जिसको जो ये सतह है इसको हम 0 किलोमीटर भी मान सकते हैं, क्योंकि जिस सतह पे हम खड़े हैं उससे उस सतह की गहराई क्या होगी, 0 किलोमीटर ही होगी ना। तो यहाँ से हम अब जब गहराई में जाएंगे, अंदर जाएंगे इसके, तो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। और इसका जो सेंटर है वो कितनी गहराई पे है, 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। ये पृथ्वी का, आप इसको रेडियस भी कह सकते हैं। आप देखिए, आप ये परिधि पर खड़े हैं, आउटर रिंग, और ये केंद्र की बात हो रही है, सेंटर की बात हो रही है। यहाँ से यहाँ तक टोटल जो गहराई है वो ये कितनी, 6371 किलोमीटर। और इसको हम पृथ्वी की त्रिज्या या पृथ्वी की रेडियस भी कह देते हैं। आप देख लीजिए,
तो जहाँ हम सरफेस पे खड़े हैं उस सरफेस से लेके गहराई में अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो टोटल हमें पूरा ये पार्ट अब कवर करना है कि किस गहराई तक कौन सा भाग होता है। तो क्रस्ट में, क्रस्ट का जो पार्ट है वो ठोस होता है। क्रस्ट जो है, भूपर्पटी जो है वो ठोस है और बहुत जल्दी टूटने वाला गुण इसके अंदर होता है। चट्टानों की जो प्रॉपर्टी है इसमें बहुत जल्दी टूटने वाला गुण पाया जाता है। और जो महाद्वीप और महासागरों की गहराई, हाँ ये बात भी आपको बतानी पड़ेगी, जो क्रस्ट है हमारा, उस क्रस्ट की गहराई 0 से लेके कुछ विद्वानों ने 30 किलोमीटर तक मानी है और कुछ विद्वानों ने 100 किलोमीटर तक मानी है। ठीक है, एनसीईआरटी में 0 किलोमीटर से 100 दे रखा है, आप इसको मान सकते हैं। तो 0 से लेके 100 यानी जिस सतह पर आप खड़े हैं, जिस सतह पर आप खड़े हैं उस सतह से लेके पृथ्वी के अंदर 100 किलोमीटर तक की गहराई का जो भाग है उसको क्रस्ट माना जाता है। अब महाद्वीप और महासागरों के नीचे ये अलग अलग होता है। महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर तक माना जाता है, महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक माना जाता है। जो पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं उसके नीचे ये और अधिक गहराई बढ़ जाती है, 50 किलोमीटर लगभग। हिमालय के नीचे 70 किलोमीटर लगभग। तो विभिन्न स्थानों पर ये अलग अलग होने के कारण इसका जो टोटल क्रस्ट है वो 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक मान लिया जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है। पृथ्वी को हमने डिवाइड किया, जिसमें उसकी आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा। सबसे पहली परत भूपर्पटी या क्रस्ट, दूसरी परत मेंटल, तीसरी परत क्रोड़ या अंतरतम या कोर, जिसमें हम पहली परत की बात कर रहे हैं जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। और क्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने देखा कि क्रस्ट जो है वो सतह से 100 किलोमीटर अंदर तक का, पृथ्वी की गहराई तक का जो भाग है उसको क्रस्ट कहा गया। और वो क्रस्ट की क्या विशेषता है कि वो बहुत जल्दी टूटने वाली चट्टानों में से उसको माना जाता है। महाद्वीप और महासागरों के नीचे भी इनकी गहराइयाँ जो हैं वो अलग अलग होती हैं। और जो बलित पर्वत हैं या उच्च पर्वतीय श्रृंखलाएँ हैं वहाँ पर इनकी गहराई और ज़्यादा अधिक मिलती है, लगभग 70 किलोमीटर तक इनकी गहराई मिलती है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, ये चीज़ें आई हुई हैं। और अब इसके बाद भूकंपीय लहरों की गति की बात करते हैं। जब भूकंपीय लहरों की गति को इसमें प्रवेश कराया गया तो ये देखा गया कि क्रस्ट का जो अपर क्रस्ट थी, उस क्रस्ट से जब वो निचले वाले हिस्से में पहुंची, मतलब यहाँ एक डायग्राम हम बना लेते हैं। ये अब आप लोगों ने लिख लिया होगा, बना लिया होगा। अगर हम पृथ्वी की सतह पर खड़े हैं, ये पृथ्वी की सतह है और केंद्र तक हमें जाना है, आप इसको ऐसे मान सकते हैं। या आपको मैंने बताया कि पूरे जो सर्किल है इसमें से हम इसका 1/4 पार्ट बाहर निकाल लें तो भी हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, सबसे ये बाहर का जो भाग है, ये वाला जो भाग हमारा, इसको हमने क्या कह दिया, 0 किलोमीटर। और ये क्या हो गया, क्रस्ट हो गया। ये वाला जो भाग है वो क्या हो गया, वो क्रस्ट हो गया। और इसकी डेंसिटी के बारे में बताया था कि वो लगभग 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये पृथ्वी की क्रस्ट का घनत्व होता है, डेंसिटी होती है। ठीक है। अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि पृथ्वी की सतह में से अंदर गहराई में जाने पर घनत्व में क्या होता है, वृद्धि होती चली जाती है। तो वो हम आप यहाँ पे भी देखेंगे कि ऐसा वास्तव में होता है। तो पृथ्वी का जो बाहरी भाग है, जो क्रस्ट है, जो आउटर पार्ट है, उसमें क्या हो रहा है, जो घनत्व है वो इतना होता है। अब
इसको अभी कहा कि दो भागों में हम बांट सकते हैं, तो दो भागों में अगर हम इसको बांट रहे हैं तो क्या होगा, वो क्यों बांटा, भूकंपीय लहरों की गति में परिवर्तन के कारण बांटा। भूकंपीय लहरों की पी वेव्स जब इसमें छोड़ी गई, क्योंकि ये ठोस है तो इसमें पी वेव्स ही चल पाएंगी, ठीक है। तो पी वेव्स जब इसमें जा रही हैं तो पी वेव्स के चलने में क्या हुआ कि गति, जो निचला भाग था ये वाला, अगर हम इसको 0 से 100 यहाँ तक मानते हैं, तो जो निचला भाग था उस निचले भाग में भूकंपीय लहरों की गति अचानक बढ़ गई, इनमें परिवर्तन आ गया। इसका मतलब यहाँ और यहाँ की चट्टानों में कुछ अंतर था, इसीलिए इसको क्या अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट कह दिया गया। लेकिन ये बहुत काफ़ी छोटा हिस्सा है, इसलिए हम इसको अपर लोअर ना कह के ओनली क्रस्ट कह देते हैं, भूपरपट्टी कह देते हैं, पृथ्वी की पपड़ी कह देते हैं। तो बस हमें ध्यान रखना है कि किस गहराई तक है, इसका घनत्व कितना होता है, चट्टानों की विशेषताएं इसमें क्या होती हैं, और भूकंपीय लहरों की गति इसमें कैसी हो जाती है। अब आप इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, एक शब्द आता है असंबद्धता तल, डिसकॉन्टिन्यूटी। अभी आपको मैंने बताया कि क्रस्ट से, यानी अब क्रस्ट में ऊपर वाले भाग से निचले वाले भाग की तरफ जाने पर वो जो भूकंपीय तरंगे थी उनकी जो गति थी उनमें वृद्धि हो गई। तो उस वृद्धि के कारण क्या हुआ, यहाँ पर एक असंबद्धता तल का निर्माण हुआ, सृजन हुआ, जिस असंबद्धता तल को नाम दिया है कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी। कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अपर क्रस्ट से लोअर क्रस्ट की तरफ जाने पर जो भूकंपीय लहरें थी, भूकंपीय तरंगे थी, उनकी गति में अंतर आया। गति में अंतर के कारण हमें क्या पता चला कि यहाँ कुछ घनत्व संबंधी या विसंगतियाँ पाई जाती हैं। घनत्व संबंधी इस विसंगति के कारण इसको क्या कहा गया, कॉनराड असंबद्धता तल। ये आपसे पूछा जाता है, पूछा गया है। आपको ध्यान रखना है कि कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी अगर आएगी तो वो कहाँ आ रही है, क्रस्ट में अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच आ रही है। तो इसका क्या नाम है, कॉनराड असंबद्धता तल। ठीक है, क्रस्ट के अंदर, क्रस्ट में अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच, कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी। अब इसके बाद क्रस्ट के बाद अगला पार्ट आता है मेंटल। मेंटल को हम मानते हैं 2900 किलोमीटर तक। मेंटल की जो गहराई है वो 2900 किलोमीटर तक। अब एक और विशेष बात, यहाँ पे क्रस्ट की समाप्ति हो गई। क्रस्ट यहाँ पे, ये क्रस्ट की बात हमने की, यहाँ तक क्रस्ट माना आपने, और क्रस्ट के बाद ये मेंटल स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्रस्ट से मेंटल में एंट्री, जैसी क्रस्ट से मेंटल में एंट्री हुई तब क्या हुआ, फिर तरंगों की गति में परिवर्तन आया। फिर से पता चला कि यहाँ पर कोई असंबद्धता है, कोई डिसकॉन्टिन्यूटी है, जिसको ए मोहोरोविसिस ने 1909 में देखा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आया है और बहुत बार आगे भी आएगा। मोहोरोविसिस सबसे ज़्यादा आता है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच पाई जाने वाली जो असंबद्धता है या जो डिसकॉन्टिन्यूटी है उसका क्या नाम है। तो आपको बताना है वो मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी या मोहोरोविसिस डिसकॉन्टिन्यूटी या मोहोरोविसिस असंबद्धता तल होता है। कहाँ, क्रस्ट और अपर मेंटल कह सकते हो या क्रस्ट और मेंटल कह सकते हो। ये वाला जो पार्ट है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसी पार्ट को हम एस्थेनोस्फीयर भी कह देते हैं, दुर्बलता मंडल। ठीक, और इस दुर्बलता मंडल यहाँ के इस भाले भाग में क्या होता है, भूकंपीय तरंगों की गति मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, जोन ऑफ लो वेलोसिटी। ठीक है, या लो वेलोसिटी जोन, निम्न गति का मंडल। ये बहुत बार पूछा गया है,
निम्न गति का मंडल जिसका जो क्षेत्र होता है वो 100 से 200 किलोमीटर के अंदर होता है। 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? जोन ऑफ लो वेलोसिटी, निम्न गति का मंडल। और एक और नाम है इसका एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर। और ये एस्थेनोस्फीयर ही वो वाला स्थान है जहाँ पर आपको चट्टानें तरलावस्था में मिलती हैं, द्रव्य अवस्था में मिलती हैं, मैग्मा मिलता है और यहीं से मैग्मा बढ़ता है ऊपर की ओर। ठीक, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। महोरोविसिस, महोरोविसिस भी मैं आपको लिख दूं, महोरोविसिस। महोरोविसिस जोन ऑफ लो वेलोसिटी और दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब आपने ये जोन ऑफ लो वेलोसिटी लिख लिया होगा। मोहोरोविसिस डिसकॉन्टिन्यूटी, कहाँ पाई जाती है? क्रस्ट और मेंटल के बीच, या आप कह सकते हैं और डीप स्टडी करना चाहते हैं लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल। मेंटल के भी दो भाग हैं, मेंटल के भी दो भाग अभी हम करने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ से 1000 किलोमीटर तक का जो भाग है उसको हम अपर मेंटल, और इसको हम 1000 से 2900 किलोमीटर तक वाले भाग को क्या बोलते हैं? लोअर मेंटल। अभी स्लो चल रहा हूँ, बहुत फास्ट नहीं चल रहा। सबसे पहले क्रस्ट, मेंटल और कोर, भूपर्पटी मेंटल या उसको प्रवार भी बोलते हैं, प्रवार। क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट को हमने दो भाग किए, किसके आधार पर? भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर, उन गति में परिवर्तन आया, चाहे उसमें घनत्व में अंतर आया, घनत्व में जो विसंगति आई, उसके आधार पे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच एक असंबद्धता तल मिला, जिसको हमने क्या कहा? कॉनराड असंबद्धता तल, कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी। उसके बाद हम मेंटल में एंट्री करने जा रहे हैं। तो मेंटल में एंट्री करते समय क्या हुआ? फिर से हमें कुछ ऐसा आभास हुआ कि भूकंपीय लहरों की जो गति है उसमें परिवर्तन आया, और उस गति में परिवर्तन के कारण वहाँ हमने देखा कि घनत्व संबंधी परिवर्तन दिख रहा है, और उसके कारण क्या हुआ? यहाँ देखा तो एक हमें असंबद्धता तल दिखाई दिया, जो ए महोरोविसिस ने ढूंढा था, खोजा था 1909 में। तो इनके नाम पर इसको हम मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी या महोरोविसिस, महोरोविसिस असंबद्धता, ये सब आएंगे, सब पूछे हुए सवाल हैं। आप कोई भी कंपटीशन देख लीजिए, हर कंपटीशन में ये सवाल ज़रूर आते हैं कि क्रस्ट और मेंटल के बीच कौन सा असंबद्धता तल पाया जाता है, मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और निम्न गति का मंडल, इसको LVZ भी बोलते हैं, जोन ऑफ लो वेलोसिटी, ये भी पूछा गया है। एस्थेनोस्फीयर, ये भी पूछा गया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। लिथोस्फीयर स्थल मंडल, जो 0 से लेकर 200 किलोमीटर तक का पार्ट। जोन ऑफ लो वेलोसिटी या एस्थेनोस्फीयर 100 से 200 किलोमीटर तक का पार्ट। और जैसे ही क्रस्ट खत्म होता है, मेंटल स्टार्ट होता है, वहाँ पर हमें एक असंबद्धता तल मिलता है, जिसको हम मोहोरोविसिस असंबद्धता या मोहोरोविसिस डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? देख लीजिए एक बार और। 0 से 100, 100 से 2900,
और 2900 में देखा हमने, जब हमने अपर और लोअर किया इसको, तो यहाँ से मोहोरो, ठीक मोहोरो विशिष्ट डिसकॉन्टिन्यूटी से लेकर 1000 किलोमीटर तक का जो भाग आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल। और उसके बाद 1000 से लेकर 2900 किलोमीटर तक का जो भाग आ जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, लोअर मेंटल। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में भी एक असंबद्धता तल पाया जाता है। जिसको हम बोलते हैं रैपिडी डिसकॉन्टिन्यूटी। रैपिडी कहाँ पाया जाता है वो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच रैपिडी डिसकॉन्टिन्यूटी। रैपिडी असंबद्धता तल कहाँ, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझनी है, ध्यान से पढ़नी है कि इसमें कोई गड़बड़ी ना हो। किस तल के बाद, कौन से मंडल के बाद, मेंटल के बाद क्या आता है, कोर के बाद, कोर और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में क्या है, कोर और मेंटल के बीच में क्या है। फ़िलहाल कोर तक अभी हम लोग नहीं पहुँचे हैं, अभी हम लोग सिर्फ क्रस्ट और मेंटल की बात कर रहे हैं। तो क्रस्ट और मेंटल में आप देखेंगे कि हमें क्या क्या मिला, क्रस्ट, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, उसके बीच में कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी। क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहोरो विशिष्ट डिसकॉन्टिन्यूटी। और यहीं 100 से 200 किलोमीटर का जो भाग है उसको हमने लो वेलोसिटी जोन या जोन ऑफ लो वेलोसिटी या निम्न गति का मंडल कहा। और अब आप देखिए कि जो मोह असंबद्धता तल है, मोह असंबद्धता तल से लेके 2900 किलोमीटर तक का जो भाग आता है उसको हम मेंटल कहते हैं। और इसमें भी हमने देखा कि मोह असंबद्धता से 1000 किलोमीटर तक का जो भाग है वो अपर मेंटल कहलाता है, और 1000 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक का जो भाग है वो लोअर मेंटल कहलाता है। ठीक, अब अपर और लोअर मेंटल के बीच में हमें क्या मिला, रैपिडी डिसकॉन्टिन्यूटी मिली। अब इसके बाद हम कहाँ पहुँचे, इसके बाद हम पहुँचे कोर में, सबसे अंदर वाले भाग में, आंतरिक भाग, अंतरतम। और यहाँ अब आप देख लीजिए 0, 100, 2900 और उसके बाद कितना आएगा, अभी आपको बताया था इसकी जो रेडियस है वो कितनी बताई थी, 6371 किलोमीटर। 63 यहाँ लिख देते हैं, 6371 किलोमीटर, ये वाला पार्ट, यानी 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक का जो भाग है उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रोड। ये हम इसको क्या बोल देते हैं, कोर। कोर, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब आप देखिए मेंटल से जैसे ही हम कोर की तरफ बढ़ते हैं, मेंटल से जैसे ही हम लोग कोर की तरफ बढ़ते हैं, फिर से देखा गया कि जो भूकंपीय तरंगे हैं उन भूकंपीय तरंगों में की गति में परिवर्तन आया, अंतर आया। और अंतर आया घनत्व संबंधी विसंगति। यहाँ घनत्व 3 था, यहाँ घनत्व 3 से बढ़कर कुछ आगे हुआ, 3.4 ऐसे कुछ हुआ, और यहाँ पे 5 पहुँच गया इस लोअर वाले पार्ट की तरफ। लोअर मेंटल का भी लोअर पार्ट, वहाँ जो घनत्व था वो 5 होने लगा। अभी स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था कि पृथ्वी की सतह से गहराई की तरफ जाने पर घनत्व संबंधी जो विसंगति है उसमें, या घनत्व बढ़ता चला जाता है, तो आप देखिए लगातार इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ लगभग 5, और इसमें आने के बाद पता चला यहाँ 10 और यहाँ 13। और इस पार्ट में आते आते क्या हुआ, जो एस वेव्स हैं वो गायब हो गई। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये तरल अवस्था में होगा, जिसको हम कहते हैं आउटर कोर।
और ये ठोस होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तरंगे चलती हैं। तो इनर कोर, आउटर कोर कैसा हुआ, तरला अवस्था में, और इनर कोर कैसा हुआ, ठोस अवस्था में। जब हम मेंटल से कोर की तरफ बढ़ रहे हैं तब हमने देखा कि यहाँ पर फिर से क्या हुआ, तरंगों की गति में परिवर्तन आया, घनत्व संबंधी यहाँ पर विसंगति मिली। उस विसंगति को कहते हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी। गुटेनबर्ग कहाँ मिल रहा है, मेंटल और कोर के बीच, मेंटल और कोर के बीच। और ज़्यादा डीप आपको कहना है तो आप कह सकते हैं लोअर मेंटल और अपर कोर, ठीक है, या आउटर कोर। अब आप एक बात और समझ लें, जब क्वेश्चन सिंपल आता है पीसीएस में, आप मान सकते हैं उसमें वो सीधा सीधा पूछेगा कि मेंटल और कोर के बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाती है। और अगर वो उसमें पूछा जाएगा आईएएस में या और किसी ये जो इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है उसमें, तो आपसे कहा जाएगा कि लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी मिलती है वो कौन सी है तो वो सेम, लेकिन उसने शब्दों का जो चयन है वो थोड़ा सा कठिन कर दिया, एकदम पर्टिकुलर जो प्लेस है उस प्लेस को वहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अभी आप सिर्फ 3 बातें देख रहे थे, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट मेंटल कोर में आपने देख लिया कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट में क्या मिला, क्रस्ट को भी हमने आउटर और इनर कर दिया, मेंटल को भी कर दिया और कोर को भी कर दिया। तो आपने देखा कि यहाँ जो मेंटल और कोर के बीच, मेंटल से हम कोर में एंट्री करते हैं तो मेंटल से कोर में एंट्री करते समय क्या हो रहा है, यहाँ जो सीस्मिक वेव्स हैं या जो पी वेव्स कह सकते हैं आप, जब आप देख रहे हैं कि उसकी जो गति है उसमें परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, और जो घनत्व है उसमें भी चेंज आ रहा है। तो आपने देखा कि घनत्व संबंधी एक विसंगति, एक डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पर मिली, जिसको हमने क्या कहा गया, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने लिख दिया आउटर कोर और इनर कोर, यहाँ डेंसिटी 10, यहाँ 13 इनर कोर। आउटर कोर से इनर कोर में एंट्री करते समय भी फिर से एक विसंगति दिखाई दी, एक डिसकॉन्टिन्यूटी मिली, जिसको कहा गया लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी। इससे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत सिस्टमैटिक समझना है। स्टार्टिंग से हमने ये देखा कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, उस आंतरिक संरचना को समझने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत सारे माध्यम हमने इस्तेमाल किए, माध्यमों को देखा, भूकंपीय तरंगों को देखा, ज्वालामुखी क्रिया को देखा, घनत्व, तापमान, दबाव, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण, इन सारी चीज़ों, मैग्नेटिज्म, इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, मैंने आपको लिखा था स्टार्टिंग में, IUGG, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के अकॉर्डिंग, जिसको हम अभिनव मत या रिसेंट व्यूज़ भी कहते हैं, रिसेंट थ्योरीज भी कहते हैं, उसके अनुसार क्या निकल के आया, क्रस्ट, मेंटल और कोर, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो 3 भागों में निकल के आई, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, यही तीनों यहाँ लिखी हुई हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब आप एक बार बहुत ध्यान से इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, कंक्लूजन हो रहा है, कंक्लूजन है ये इतना पूरा आपको हमेशा याद रखना है, और ये सब आपके हमेशा काम आएगा। और इसमें आप जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इनसे आपको मिलेंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, दोनों तरीके से। सबसे पहले क्रस्ट, मेंटल, कोर,
ठीक है। फिर क्रस्ट से मेंटल में जब एंट्री की तो हमें पहली जो डिसकॉन्टिन्यूटी मिली वो हमें क्या मिली, मोहोरोविसिस असंबद्धता, मोहोरोविसिस डिसकॉन्टिन्यूटी। इसके एक बात और तरीका है, आप सबसे पहले ये एक सॉफ्टी टाइप का बना लीजिए। सॉफ्टी टाइप से मतलब है कि ये सरफेस हो गया जहाँ पर आप खड़े हैं और ये इसका सेंटर हो गया, पृथ्वी का केंद्र। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो रेडियस है पृथ्वी का, ठीक है। और वो रेडियस कितना, गहराई क्या रेडियस हो गया, गहराई कितनी हो गई, ये 6371 किलोमीटर। अब आपने देखा जीरो पे आप खड़े हुए हैं, जीरो से लेके 100 किलोमीटर तक का जो गहराई का भाग है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, और 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक का जो भाग है उसको हम मेंटल कहते हैं, और 2900 किलोमीटर से लेके 6371 तक जो भाग है उसको हम कोर कहते हैं या क्रोड कहते हैं। अब आप देखिए क्रस्ट के भी हम दो भाग कर सकते हैं, जिसमें आप आउटर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, उनके बीच में आपको डिसकॉन्टिन्यूटी मिली जिसको आपने कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी कहा। क्रस्ट और मेंटल के बीच आपको मोहोरोविसिस डिसकॉन्टिन्यूटी मिली। अब अपर मेंटल और लोअर मेंटल फिर हमने डिवाइड कर लिया, 0 से 100, 100 से 1000, 1000 से 2900, 2900 से, हाँ एक बात और, ये 5150 किलोमीटर जो आउटर कोर इनर कोर की जो लिमिट है, आउटर कोर यहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से, गुटेनबर्ग से, गुटेनबर्ग ये, रैपिडी ये, और लेहमैन ये वाला। अब तो कोई गड़बड़ नहीं लग रही है, सब ठीक लग रहा है। क्रस्ट मेंटल कोर 0 से 100 किलोमीटर, 100 से 2900, 2900 से 6371, उसके बाद आउटर कोर और इनर ये जो क्रस्ट के बाद 100 किलोमीटर से लेके आपका 1000 तक अपर मेंटल, 1000 से लेके 2900 तक लोअर मेंटल, 2900 से 5150 तक आपका कौन सा हुआ, आउटर कोर, और 5150 से लेके 6371 तक आपका इनर कोर। अब इसमें आपको डिसकॉन्टिन्यूटी भर लेनी है, कहाँ पे क्या क्या है। क्रस्ट में कॉनराड, क्रस्ट और मेंटल के बीच मोहोरोविसिस, उसके बाद अपर और लोअर मेंटल के बीच रैपिडी, और मेंटल और कोर के बीच गुटेनबर्ग, और आउटर कोर और इनर कोर के बीच लेहमैन। ठीक, तो इसको रिवीजन करें बार बार, समझ में सब आएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ लिख दी हैं, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा सा पहली बार जो बच्चे पढ़ रहे होंगे कुछ कठिनाई लग रही होगी, लेकिन कठिनाई की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। आपको बहुत जो सरफेस जिस पे आप खड़े हैं उस सरफेस से बस गहराई याद कर लीजिए, उस गहराई में चलते चले जाना है। तो जिस सरफेस पे आप खड़े हैं उसे जीरो सरफेस कहेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे हम गहराई पे चलते चले जाएंगे तो क्या होगा, हमें विभिन्न उसकी परतें मिलनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें क्रस्ट के बाद मेंटल और मेंटल के बाद कोर। फिर उन परतों को भी हमने अलग अलग भागों में बांट दिया है, जिनमें आउटर और इनर, अपर और लोअर, इस तरीके से नाम भी दिए हैं। और साथ साथ जहाँ घनत्व और तरंग, इसमें घनत्व में विसंगति आनी शुरू हुई, घनत्व में विसंगति के देखकर हमने क्या किया, कॉनराड और ये सब जो जितनी असंबद्धताएं हैं वो सारे नाम दिए। और उसके बाद भूकंपीय लहरों को देखा, भूकंपीय लहरों की गति में जहाँ जहाँ परिवर्तन आया उस परिवर्तन के हिसाब से हमने ये सारा सब कुछ डिसाइड किया है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो वेव्स होती हैं, सीस्मिक वेव्स होती हैं, वो प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और सरफेस यानी एल वेव्स, इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, वो थोड़ी सी प्रॉपर्टी बस अभी याद रखनी है कि वो सॉलिड में चलती है, वो जो सरफेस वेव, जो एस वेव्स होती हैं, सेकेंडरी वेव्स होती हैं, वो तरलावस्था में विलुप्त हो जाती हैं, और जो एल वेव्स होती हैं वो उनकी स्पीड तो कम होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद हमने ये एक फाइनल निकाल के तैयार किया, जिसको हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कह देते हैं। इसको आप, मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, मैंने काफ़ी स्लो इसको पढ़ाया है, समझाते हुए पढ़ाया है। कोई और समस्या हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोशिश करें कि टॉपिक से संबंधित बातें ही उसमें करें, फालतू बातों की वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। तो अपना जो भी क्वेरीज आपको हो तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालें, ठीक है। कुछ बातें मैं आपसे और भी कहना चाहूँगा, जैसे कि डेली आप जो करंट अफेयर्स बनता है भूगोल का, वो कैसे बनता है, उनमें आप चीज़ों को साथ साथ देखते रहिए तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, एक बात अभी रह गई, टोटल पूरी पृथ्वी का जो डेंसिटी है वो हम 5.5 मानते हैं, ठीक है। ये भी आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे अभी ये हमारे पास एक कंक्लूजन निकल आया, आपने लिखा 3, 5, 10, 13, इस टाइप से ये बढ़ता चला जा रहा है और फाइनली हमारे पास जो पूछा जाता है पृथ्वी का घनत्व पूछा जाता है, वो आपको ये जवाब दे देना है। ठीक है, मैं आपको करंट अफेयर्स की बात कर रहा था। तो जैसे अभी 2 दिन से पेपर में आ रहा है कि कैलिफोर्निया के जंगल धध के, कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी। तो कैलिफोर्निया, अब देखिए अभी स्टार्टिंग में मैंने क्लास शुरू होने से पहले कहा था कि रीजनल स्टडी, वर्ड रीजनल स्टडी, उसका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। कैलिफोर्निया कहते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कहाँ है? जंगल, कैलिफोर्निया जंगल, क्या कोई कॉम्बिनेशन बनता है? नहीं बनता है। कोई भी प्लेस है उस जियोग्राफिकल जो वैल्यू रखता है अपनी स्थानों का दर्शन, देखिए भूगोल फिर से बात आ गई, भूगोल क्या है? स्थानों का दर्शन। अब इसने आज क्या दर्शन कराया? कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी। तो इसने कैलिफोर्निया के बारे में हमें बताया, इसकी लोकेशन और वहाँ पे क्या मिल रहा है? जंगल मिल रहा है। तो अब आपको ढूंढना होगा कैलिफोर्निया वर्ल्ड में कहाँ है। अगर इस समय जितने बच्चे क्लास ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको पता है कैलिफोर्निया की लोकेशन, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और नहीं पता है तो आप उसकी कोशिश करें कि उसे ढूंढें इन चीज़ों को। और कैलिफोर्निया मैं आपको बता दूं यूएसए का एक स्टेट है और कैलिफोर्निया एक बहुत फेमस स्टेट है जहाँ पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। कैलिफोर्निया तो आपके रीजनल स्टडी में एक बहुत स्कोरिंग प्लेस है, स्कोर बहुत बनाता है। लॉस एंजलिस, ठीक है, सैन डियागो, सैन फ्रांसिस्को, ये सब कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया स्टेट, उसमें ये सारे इसके सिटीज़ हैं। यहीं पर सैक्रामेंटो वैली रसदार फल के लिए फेमस है। और यहीं पर अभी मैंने क्या बताया आपको, मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय जलवायु। और आज और कल के पेपर में क्या पढ़ा कि वहाँ पर जो जंगल है उनमें आग लगी हुई है। तो जंगल में आग वहाँ पर क्यों लग रही है? वहाँ कौन से अक्षांश पर स्थित है, कौन से देशांतर पर स्थित है, कौन से स्टेट में स्थित है, कौन से कंट्री में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। और कैलिफोर्निया जब आप देखेंगे तो आपको जो यूएसए है उसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका को पढ़ना ही पड़ेगा। और कैलिफोर्निया पढ़ेंगे तो रॉकीज़ माउंटेन को भी पढ़ेंगे। रॉकीज़ और एंडीज़, आपने 2 माउंटेन पढ़े होंगे, तो रॉकीज़ वाला जो पार्ट है वो भी कैलिफोर्निया में कुछ हिस्सा उसका है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी कि अगर हम कोई प्लेस हमारे सामने आता है, जैसे लास्ट ईयर आपके सामने ऑस्ट्रेलिया के जंगल आ रहे थे, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में कहाँ जंगल कहाँ पे हैं? ऑस्ट्रेलिया आपने बहुत बड़ी जगह पढ़ ली कि ऑस्ट्रेलिया में जंगल है। ऐसी कैलिफोर्निया स्टेट, तो कैलिफोर्निया में भी डिफरेंट टाइप की फिजियोग्राफी है, डिफरेंट टाइप की वहाँ पर जो संरचना है वो है। उस संरचना को आपको देखने को मिलेगा अगर आप इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। तो ये करंट अफेयर ऐसे ही बनता है। कहीं अगर चक्रवात बन रहा है तो कहाँ बन रहा है, क्या कारण हो सकते हैं, उन चीज़ों को भी तुरंत देखा करें। तो जैसे ये कैलिफोर्निया का निकल रहा है तो कैलिफोर्निया के बारे में आपको पढ़ना चाहिए था, तो समझ में आपको ये सब आता। ठीक है, फिर वापस मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं रही होगी अगर आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। हो सकता है जो बच्चे पहली बार क्लास कर रहे हैं, पहली बार भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भूगोल के जो टर्म्स हैं वो उनको थोड़ा सा कठिन लग रहे होंगे। जैसे कि ये तो सारे नाम हैं, इसमें कोई ऐसा टेक्निकल कोई इशू नहीं है। ये जितने भी असंबद्धताएं बताई हैं वो सब नाम हैं, वो भूगोल वेत्ताओं के नाम हैं। उन भूगोल वेत्ताओं ने उन चीज़ों को स्टडी किया, पहली बार जिसने स्टडी किया उसके नाम पर हम इसको यहाँ पर नाम दे दिया है। फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, उसकी जो आंतरिक संरचना है वो 3 परतों में बटी हुई है, जिसमें सबसे पहली परत भूपर्पटी जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, दूसरी परत जिसको हम मेंटल कहते हैं, और तीसरी परत जिसको हम कोर कहते हैं या क्रोड कहते हैं। अब इनके भी हम 2-2 भाग कर सकते हैं, आउटर इनर और अपर और लोअर, इस टाइप से कर सकते हैं। बस आपको ये पूरा देखना है कि सरफेस कौन सी है, सेंटर कहाँ तक गहराई है, और उसके बाद किस गहराई तक के कौन भाग को हमने क्या क्या नाम दिया है। इसमें से जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम आएगा वो लो वेलोसिटी जोन और एस्थेनोस्फीयर आएगा। एस्थेनोस्फीयर का नाम बहुत आएगा, एस्थेनोस्फीयर का नाम बहुत आएगा। और एस्थेनोस्फीयर एक मेन रोल प्ले करता है हमारी इंडोजेनेटिक एक्टिविटीज़ में। और आपको ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी कि पृथ्वी का जो
आंतरिक भाग से जो ऊर्जा है वो कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शनल वेव्स के फॉर्म में बाहर निकलती है, और वही ऊर्जा जो है वो भूकंप, ज्वालामुखी और विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, और बाकी का सब आप एक बार देख लीजिए इसको और रिवीजन कर लीजिए जो भी यहाँ पे है। पृथ्वी का घनत्व, ये भी कई बार ऐसे पूछा गया है कि सिर्फ घनत्व कि पृथ्वी का घनत्व, औसत घनत्व कितना है, एवरेज डेंसिटी कितनी है, तो आपको बतानी है। उसके बाद ये पूछ लेते हैं अगर कि सरफेस वाइज की जो लेयर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, अगर आपका ये क्रस्ट है तो उसमें कितना है, मेंटल है तो उसमें कितना है, कोर है तो उसमें कितना है, तो इसमें यहाँ पर चेंज होता रहता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है बस कि पृथ्वी की सतह से जब केंद्र की तरफ जाएंगे तो जो डेंसिटी है उसमें वृद्धि, घनत्व में वृद्धि होती चली जाएगी, वो बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। वो चट्टानों के टेक्सचर के कारण, उनके विन्यास के कारण, उनकी जो स्थिति है उसके कारण। दूसरा, तापमान के बारे में भी बताया था, दबाव के बारे में भी बताया था, ये भी आपको याद रखना है। इस पे भी क्वेश्चन बनता है और आया है कि पृथ्वी की सतह से उसकी गहराई पर जाने पर दबाव संबंधी क्या स्थितियाँ होती हैं, तापमान संबंधी क्या स्थितियाँ होती हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि 8 किलोमीटर तक की गहराई तक वो क्या होता है, प्रति 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। और उसके बाद ये जो रेट है, उसकी जो दर है वो कम होनी शुरू हो जाती है। टेम्परेचर तो बढ़ता है लेकिन इस रेट से नहीं बढ़ता है, वो कम हो जाती है। और दबाव का भी बताया कि दबाव भी बढ़ता है, घनत्व भी बढ़ता है। यहाँ पर मेन रोल जो रॉक्स की हम बात कर रहे हैं तो डेंसिटी का बहुत बड़ा रोल है उसको, और दूसरा जो सीस्मिक वेव्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, उनके द्वारा हमने इस चीज़ डिसाइड की है। तो अब कंक्लूजन आपके सामने आ गया है। क्रस्ट, मेंटल और कोर ये पृथ्वी की सर्वमान्य पढ़ते हैं जिनको हमें आगे याद रखना है कि क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है, और उनके गहराई कितनी कितनी होती है, प्रत्येक परत का घनत्व कितना होता है, और प्रत्येक जो उसमें तापमान की स्थितियाँ क्या होती हैं, एस्थेनोस्फीयर का क्या रोल है, लो वेलोसिटी जोन इसका क्या रोल है, और ये विभिन्न जो विसंगति तल आपने देखे हैं ये कहाँ कहाँ पर इनकी स्थिति पाई जाती है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, आप क्वेश्चन पेपर उठा के एक बार ज़रूर ध्यान दें। और रीजनल स्टडी के लिए मैं आपको बताया। अच्छा, दूसरी बात, इस पे क्वेश्चन कई बार आया कि पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, तो वो लोहा पाया जाता है जिसकी मात्रा 35.5%, 35.5% जो इस पूरी पृथ्वी पे लोहा पाया जाता है। क्रस्ट की बात करें तो अकेले क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता है तो वो ऑक्सीजन पाया जाता है जो 46.8% होता है टोटल संख्या का, और उसके बाद सिलिका की मात्रा मिलती है। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे इसमें, और आप इनको देखते रहें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। और अगर कोई दिक्कत आज के टॉपिक में रही है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दें, उसका मैं देख के उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।